देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस्राएली सेना ने लेबनान के कुछ गांवों के लोगों के लिए एक नया अलर्ट और ऑर्डर जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली सेना लेबनान के दक्षिणी हिस्सों में एक ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रही है और इसी के मद्देनजर इस्राएली सेना ने इस इलाके को खाली करने के लिए कहा है। इसराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता अविचाई अतराई ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में स्थित लगभग 25 गांवों को खाली करने का अलर्ट दिया है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला सदस्यों, हथियारों या उस संगठन से नज़दीकी रखने वाले अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। अविचाई अतराई ने इन गांवों के लोगों से कहा कि अपने घरों को खाली कर दें, ही अवेल नदी के उत्तरी इलाके की तरफ चले जाएं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज रविवार को भाजपा पर गोवा में जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गोवा का आकर्षण इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसके विविध और सामंजस्यपूर्ण लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य में निहित है, लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा शासन में इस सद्भाव पर हमला हो रहा है। भाजपा जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रही है, जिसमें एक पूर्व आरएसएस नेता ईसाइयों और संघ संगठनों को मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने के लिए उकसा रहे हैं। राहुल ने लिखा कि पूरे भारत में संघ परिवार द्वारा इसी तरह की कार्रवाइयां बिना किसी रोक टोक के जारी हैं, जिन्हें उच्चतम स्तरों से समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि गोवा में भाजपा की रणनीति स्पष्ट है कि अवैध रूप से हरी भूमि को परिवर्तित करके और पर्यावरण नियमों को दरकिनार करके पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का दोहन करते हुए लोगों को विभाजित करना, यह गोवा की प्राकृतिक और सामाजिक विरासत पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के प्रयासों को चुनौती नहीं दी जाएगी। गोवा और पूरे भारत के लोग इस विभाजनकारी एजेंडे को समझते हैं और एकजुट हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रविवार को इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के निजीकरण की कथित योजना को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की और आश्चर्य जताया कि चुनिंदा मित्रों की तिजोरियां भरने के अलावा इसका क्या मकसद हो सकता है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव की यह टिप्पणी ऐसी खबरों के बीच आई है कि दवा कंपनी को बेचने की सरकार की योजना ने कई स्थानीय निवासियों में चिंता पैदा कर दी है, जिनकी आजीविका प्रभावित होने की संभावना है। प्रियंका गांधी ने पूछा कि लाभ कमाने वाली मिनी रत्न दवा कंपनी को बेचने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। मुनाफे में चल रही मिनी रत्न दवा कंपनी के पीछे सरकार की व्यवस्था क्या है। प्रियंका ने एक्स पर लिखा कि देश की बेशकीमती संपत्तियां चुनिंदा मित्रों को सौंपकर उनकी तिजोरी भरने के अलावा इसका क्या मकसद हो सकता है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कल सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। आपको बता दें कि ईडी ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने तीनों को समन भेजा था। गौरतलब है कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर भारतीय रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित करने का आरोप है। गौरतलब है कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर भारतीय रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित करने का आरोप है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि हम एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां हम अपनी शांतिपूर्ण भूख हड़ताल कर सकें, लेकिन हमें वह जगह नहीं दी गई। इसलिए हमारे पास लद्दाख भवन से भूख हड़ताल शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जहां हम फिलहाल हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि हमें देश के शीर्ष नेतृत्व से मिलने का जो आश्वासन दिया गया था, उसके लिए हमें कोई तारीख नहीं दी गई। इसलिए हमें फिर से अपनी भूख हड़ताल शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे हमने राजघाट पर तोड़ा। हमारी हमेशा से यही अपील रही है कि 30 से 32 दिनों तक पैदल चलने के बाद हम यहाँ आए हैं और राजधानी में अपने देश के कुछ शीर्ष नेताओं से मिलकर अपनी शिकायतें साझा करना चाहते हैं। सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं किसी से समर्थन नहीं मांग रहा हूँ। हम उन लोगों का स्वागत करते हैं जो समझते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, लद्दाख के साथ क्या हो रहा है और हमारे अधिकार क्या हैं। पश्चिम बंगाल के कुलतुली में 10 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि इस मामले को पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया जाना चाहिए।
और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दोषियों को 3 महीने में मौत की सजा मिले। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार और उसकी हत्या करने को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में दक्षिण 24 परगना में विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री और राज्य के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पुलिस एक लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है और इसने राज्य में लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। भाजपा नेता ने कहा कि अगर इस पुलिस बल के सिर्फ 10% ने 2 दिन पहले उस नाबालिग लड़की को खोजने की कोशिश की होती और एफआईआर दर्ज की होती तो हालात अलग होते। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 के 7वें मैच में भारत ने पाकिस्तान की टीम को 20 ओवरों में 8 विकेट लेकर महज 105 रनों के स्कोर पर रोक दिया है। बता दें कि मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और अब भारत के सामने मैच जीतने के लिए 106 रनों का टारगेट है। भारतीय टीम ने अपना पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, आप इनसे पूछना कि वे एक राज्य बता दे जहां उन्होंने बिजली फ्री की हो। गुजरात में इनकी 30 साल से सरकार है, उन्होंने एक भी स्कूल ठीक नहीं कराया। 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, एक काम ये बता दें जो इन्होंने अच्छा काम किया हो। केजरीवाल ने आगे पीएम मोदी को भी घेरते हुए कहा कि अगले साल 17 सितंबर को पीएम मोदी रिटायर हो जाएंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इस एक साल में 22 राज्यों में कोई ऐसा काम करके दिखा दीजिए जो दिल्ली में हुए हैं। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन जब आप रिटायर होंगे तो सब ये तो सोचेंगे कि आपने 10 साल तो कुछ नहीं किया, लेकिन 11वें साल में कुछ तो किया। आज मैं पीएम मोदी को कहता हूं कि फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं। फरवरी के पहले इन 22 राज्यों में फ्री बिजली कर दीजिए। मैं दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा। अरविंद केजरीवाल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अब डबल इंजन फेल हो गया है। एक इंजन जून में ही खराब हो गया था, जबकि इनकी 240 सीट आई थी। अब दूसरा इंजन एक एक करके जा रहा है। अभी हरियाणा से जा रही है, फिर जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र से जाएगी। लोगों को समझ आ गया है कि डबल इंजन मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है, इसलिए पूरे देश भर से इनकी सरकारें जा रही हैं। 10 साल तक इनकी हरियाणा में डबल इंजन की सरकार रही, तो ऐसा क्या किया इन्होंने कि हरियाणा में इन्हें आज कोई अपने गांव में नहीं घुसने दे रहा है। यूपी में 7 साल से इनकी डबल इंजन की सरकार है, कुछ तो आपने गड़बड़ की होगी जो लोकसभा चुनाव में यूपी में आपकी आधी सीटें रह गईं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि मुझे लगता है कि 60 से अधिक सीटों पर हमारी जीत होगी, बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी। लोगों का बदलाव का मूड है और लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा विकल्प है। पिछले 10 सालों का भाजपा का जो शासन रहा उससे अब विपरीत हो और लोगों की सरकार बने, हर वर्ग को लगे कि उसकी सरकार है। सिरसा की ऐलनाबाद विधानसभा सीट से INLD उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एग्जिट पोल में हमेशा ही पुराने आंकड़े दिखाए जाते हैं। एग्जिट पोल तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी आया था, जिसमें कांग्रेस की जीत दिखाई थी, लेकिन बनी भाजपा की सरकार। अभय सिंह चौटाला ने आगे कहा कि 8 तारीख को एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाएंगे। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर आज रविवार को लखनऊ के इको गार्डन में बड़ी संख्या में किसान अपने मुद्दों को उठाने के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि राज्य सरकार को MSP के लिए भारत सरकार को पत्र लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को गन्ने का भुगतान करना चाहिए। इसराइल के लड़ाकू विमानों ने सेंट्रल गजा के देर अल पलहा में एक मस्जिद को निशाना बनाया है, जिसमें 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। डॉक्टरों और हमास के मेडिकल कर्मियों ने कहा है कि इस हमले में कम से कम 20 लोग घायल भी हुए हैं।
बता दें कि इस मस्जिद में विस्थापित लोग रह रहे थे। वहीं इसराइल का दावा है कि उसने हमास के कमांड ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके अलावा फिलिस्तीनी मीडिया का कहना है कि उत्तरी गजा में जबालिया के नज़दीक बैत लाहिया शहर में भी इसराइल की भारी बमबारी हुई है, जिसमें भी कई लोग मारे गए हैं। और इस पर इस्राएली सेना का कहना है कि शनिवार को जबालिया में यूएन के कंपाउंड में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसराइल को हथियार देने पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं अब उनकी इस मांग की इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने निंदा की है। नेतन्याहू ने मैक्रोन के बयान को पाखंड करार देते हुए कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था कि इसराइल के खिलाफ हथियार सप्लाई की रोक होनी चाहिए और लेबनान में सीज फायर होना चाहिए। इसके बाद नेतन्याहू ने उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि आज इसराइल सभ्यता के दुश्मनों से 7 मोर्चों पर खुद की रक्षा कर रहा है। हम गजा में हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्होंने 7 अक्टूबर को हत्या, बलात्कार किए और लोगों को जिंदा जलाया। हम लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो दुनिया का सबसे अधिक हथियारों से भरा आतंकी संगठन है, जो कि उत्तरी सीमा पर 7 अक्टूबर से भी बड़े नरसंहार की योजना बना रहा था। इसराइली पीएम ने आगे कहा कि हम यमन में हूतियों, सीरिया और इराक में शिया लड़ाकों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने इसराइल पर सीधे 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। उन्होंने कहा कि जब इसराइल ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों से लड़ रहा है, तब सभी सभ्य देशों को इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। फिर भी राष्ट्रपति मैक्रोन और दूसरे पश्चिमी नेता अब इसराइल के खिलाफ हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।